गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था कंपनी का आशय, फिर उसके बाद में उसकी विशेषता देखी थी अपन ने, फिर उसके लाभ दोष के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन बात करेंगे कंपनी के प्रकार के बारे में कि कंपनी कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन ज्यादातर बनता है अंतर के डिफरेंस के वे में, तो आप अंतर के बेस में बता सकते हो। इसको दो भागों में बांट देना। अंतर का भी हो जाएगा आंसर, अंतर सार्वजनिक और दूसरा है निजी, कंपनी, ठीक है ना। अंतर बता रहा हूं, पहला कृषि, दूसरा आधार, तीसरा वही सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। इस टाइप से सवाल पूछ लेते हैं। तो कुछ पॉइंट दे रखे, उसके बेस पे अपन कहेंगे कंपनी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक कंपनी और दूसरा है निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी क्या होती है तो बता रहा है, पहला पॉइंट है सदस्य, उसमें कितने मेंबर होने चाहिए, ये कह रहा है इसमें 7 मेंबर होने चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं दे रखी कि अधिकतम कितने हो सकते हैं। 9 मतलब नहीं कोई सीमा, मतलब अनलिमिटेड कह सकते हो। इसमें सदस्य निजी जो कंपनी होती है इसके कितने सदस्य होने चाहिए, 2। और अधिकतम सीमा ये खुद कह रहा है कि 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई मेंबर, 200 सदस्य अधिकतम, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। सदस्य, सार्वजनिक कंपनी के अंदर जितने भी सदस्य होंगे, जो गवर्नमेंट वाली कंपनी होती है उसमें 7 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं दे रखी। इसमें 2 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम 200 सदस्य। दूसरा जो पॉइंट है आपका निर्देशक की संख्या, निर्देशकों की संख्या, इसमें कितने होने चाहिए, मतलब डायरेक्टर जो करेगा ना कंपनी को, डायरेक्टर जिसको कहा जाता है जो संचालन करेगा एक तरह का, इसमें 3 होने चाहिए और इसमें कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। फिर उसके बाद में दे रखा है आपका पॉइंट सदस्यों की अनुक्रमणिका, सदस्यों की अनुक्रमणिका, क्रमणिका, ठीक है। कितनी है, इसमें तो कह रहा है अनिवार्य है, इसमें अनिवार्य नहीं है। क्या कह रहा है पॉइंट, ये खुद कह रहा है क्या कि सदस्यों की अनुक्रमणिका मतलब जो इंडेक्स होता है मेंबर का, वो आपको रखना अनिवार्य कि कितने मेंबर है इस गवर्नमेंट कंपनी, मतलब सार्वजनिक कंपनी में कितने इसके सदस्य हैं, उन सबका आपको क्या रखना है, अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स। जैसे आपके चैप्टर के आगे इंडेक्स बना होता है ना, सबसे पहले किताब के जस्ट आगे, तो आपको पता चल जाता है कि कितने चैप्टर है, कौन से पेज पे क्या है, तो पूरी जो डिटेल होती है इसमें रखना जरूरी है। ये आपको बनाना जरूरी है, किसमें, सार्वजनिक कंपनी में, और निजी कंपनी में क्या है, बनाना जरूरी नहीं है। फिर है अंशों का हस्तांतरण, अंशों के हस्तांतरण मतलब जो कंपनियां होती है वो शेयर इशू करती है। एक तो शेयर इशू करती है प्रेफरेंस शेयर वाला, दूसरा है डिबेंचर, एक होता है डिविडेंड वाला, मतलब शेयर जो इशू करती है उससे उसको पैसा मिले। तो शेयर के हस्तांतरण पर ये क्या करती है, प्रतिबंध नहीं लगाती, मतलब रोक नहीं लगाती, प्रतिबंध नहीं लगाती है। और ये जो प्राइवेट कंपनी होगी वो प्रतिबंध लगवाती है, मतलब वो मना करती है भाई मेरे शेयर का ट्रांसफर नहीं करना भाई, लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, रोक लगाती है, ठीक है। हस्तांतरण मतलब उसके जो शेयर होते हैं, प्राइवेट कंपनी जो होती है वो कहती है भाई मेरे शेयर को आगे तू ट्रांसफर मत करना, तो वो रोक लगवाती है, और इसमें रोक नहीं लगवाती है। फिर है 5वां पॉइंट, अंशों के क्रय के लिए निमंत्रण,
अंशों के क्रय के लिए निमंत्रण ये क्या करती है? सार्वजनिक कंपनी तो इनवाइट करेगी, निमंत्रण देती है, निमंत्रण देती है। और ये इसमें क्या होगा? नहीं देती है, नहीं निमंत्रण देती है। जो सार्वजनिक कंपनी होगी वो अंशों का क्रय मतलब उनके जो शेयर होंगे उन शेयर को खरीदने के लिए इनवाइट करेगी कि आप आइए हमारी इस कंपनी के शेयर खरीदे। पर ये जो प्राइवेट कंपनी होगी वो इनवाइट नहीं करती, खुद वो नहीं कहेगी कि आके मेरे शेयर खरीदो, अपना भी आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है प्रतिबंध नहीं निमंत्रण देती है। तो कुल मिला के इसके अंदर किताब के अंदर ये बॉक्स बना होगा जिसमें बताया गया है कि एक डिफरेंस वे में, और जितनी भी आगे डिटेल दे रखी होगी वो उसको बढ़ा चढ़ा के यही इस पैराग्राफ के थ्रू बताया जा रहा है कि उनको कौन कौन से विशेष अधिकार दे रखे होते हैं निजी कंपनी में। तो यही इसके डिफरेंस इसके अंदर बताते हैं। पूछेगा सार्वजनिक कंपनी क्या होगी, तो आप सार्वजनिक कंपनी के बारे में बता दो जिसमें सदस्य 7 होते हैं, निदेशों की संख्या 3 होती है, इसमें सदस्यों की अनुक्रमण रखना अनिवार्य होता है इसमें। तो ये आपका मीनिंग का भी आंसर हो जाता है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर कह रहा है। फिर आज अपन थोड़ी बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन हो गई। क्या क्या इंफॉर्मेशन हो गई? कंपनी का आशय अपन ने देख लिया, कंपनी का अपन ने परिभाषा देख ली, कंपनी की विशेषता के बारे में अपन ने पढ़ लिया, कंपनी के लाभ और दोष के बारे में अपन ने पढ़ लिया, और कंपनी के प्रकार के बारे में। यहां तक कंपनी का जो था पूरी डिटेल अपन ने पढ़ ली। अब बात करते हैं व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन। अब ये क्या कह रहा है? आपने कुल मिला के 5 स्वरूप पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे। शुरुआत में मैंने बताया था जो चैप्टर है उसमें कुल 5 तरह के बिजनेस के बारे में बोला है। पहला एकल स्वामित्व, दूसरा अपन ने पढ़ा संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार, तीसरा अपन ने पढ़ा साझेदारी, चौथा पढ़ा अपन ने सहकारी समिति, और 5वां पढ़ा अपन ने क्या? कंपनी के बारे में। ये 5 टाइप्स दे रखे बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोई बंदा है यदि उसको बिजनेस खोलना है तो इन 5 में से मुझे कौन सा चुनना है, तो इसके लिए कुछ फैक्टर दे रखे, कुछ कारक दे रखे, उसको मैं दिमाग में रखूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। 5 जो टाइप्स दे रखे उसमें से मुझे कौन सा सही लगता है, तो उसको ध्यान रखने के लिए तो मैं कुछ फैक्टर दे रखे हैं, उन फैक्टर को मैं क्या रखूंगा? अपने दिमाग में रखूंगा, फिर जाके मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है ना। कि बिजनेस के स्वरूप मतलब कौन से 5 जो स्वरूप है उसमें से कौन सा तुम्हें चुनाव करना है, उसके लिए कुछ फैक्टर या कारक दे रखे, उन कारक को मद्देनजर रखते हुए आप 5 में से किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला आपका स्टेप दे रखा है प्रारंभिक लागत। प्रारंभिक लागत मतलब प्रारंभ करने की कॉस्ट। जैसे बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस शुरू करने के लिए खर्चा कितना आएगा। यदि मैं ये वाला बिजनेस शुरू करूं तो इसमें खर्चा कितना लगेगा, यदि मुझे ये वाला बिजनेस करना है तो इसमें मुझे खर्चा कितना लगेगा। तो आपके दिमाग में पहला पॉइंट यही बनेगा कारक का कि प्रारंभिक लागत आपकी कौन सी होगी। तो 5 अपन ने कारक पढ़े हैं, तो इसमें डिटेल में सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा था? एकल स्वामित्व वाला पढ़ा था। तो आपने उसके अंदर पढ़ा था कि एकल स्वामित्व क्या है, उसमें लीगल फॉर्मेलिटी या औपचारिकता कितनी होती है, बहुत कम होती है, और खर्चा भी बहुत कम आता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला सही रहेगा। दूसरा मैंने पढ़ा कौन सा? संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार में उसमें क्या होता है, जो बिजनेस होता है वो फैमिली टू फैमिली आगे बढ़ता रहता है। अच्छा, इसमें ये चीज है। तीसरा पढ़ा अपन ने साझेदारी। साझेदारी में क्या किया जाता है, लीगल फॉर्मेलिटी जो होती है कम होती है इसमें भी, और इसमें 2 बंदे मिलकर के क्या करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। और इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य नहीं है, ठीक है। चौथा मैंने पढ़ा सहकारी समिति, जिसमें क्या होता है लीगल फॉर्मेलिटियों के साथ में आपके क्या रहता है, वो पंजीयन कराना अनिवार्य रहता है।
पांचवा मैंने पढ़ा है उसके अंदर कौन सा, कंपनी वाला। कंपनी वाला तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इसको ओपन करने के लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इसमें खर्चा किसमें कम लग रहा है। माय अकॉर्डिंग मैं देखूं तो मुझे खर्चा एकल स्वामित्व वाला जो बिजनेस है उसमें कम लग रहा है। एकल स्वामित्व वाला में कम खर्चा लग रहा है, कम खर्चा मतलब तो मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ ना एकल स्वामित्व वाले में। प्रारंभिक लागत मुझे लीगल फॉर्मेलिटी भी कम करनी पड़ेगी और पैसा भी कम लग रहा है, तो मैं ये सोचूंगा एकल स्वामित्व के बारे में इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्रारंभिक लागत का हमारे, यदि कंपनी का आप सोच रहे हो तो कंपनी में बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी है और साथ ही बहुत खर्चा होगा क्योंकि आपने वो पॉइंट पढ़ा था निर्माण में जटिलता, मतलब उसको खोलने में बहुत दिक्कत रहती, खर्चा भी लगता है, समय भी बर्बाद होता है। तो बेस्ट मेरा इसमें क्या रहेगा, एकल स्वामित्व के बारे में। मतलब ये तुम जो पॉइंट पढ़ रहे हो वो कंपैरिजन जैसा ही है, सबको कंपैरिजन कर रहा है, उसके बाद में आप क्या कर रहे हो उसको चूज कर रहे हो। दूसरा आपका पॉइंट है दायित्व मतलब जिम्मेदारी। अब दायित्व में भी सब में पॉइंट आए थे। एकल स्वामित्व में दायित्व कैसा रहता है, असीमित रहता है, मतलब उसको घर के, यदि वो किसी से कर्जा लेता है उस कर्जे को चुकाने के लिए उसको क्या होगा, अपनी निजी जो संपत्तियां होगी वो भी बेचना पड़ेगा। दूसरा मैंने पढ़ा था कौन सा, संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार वाला, उसमें बाकी के जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व तो सीमित होता है, लेकिन जो कर्ता जी होता है, दद्दा जी, वो ज्यादा माथाफोड़ी करता है, उसका दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। फिर उसके बाद में मैंने पढ़ा था साझेदारी। साझेदारी में भी दायित्व कैसा होता है, साझेदारी में बताया गया है जहां तक उसने पूंजी लगाई है वहां तक उसका दायित्व रहता है, मतलब असीमित, मतलब घर के जो बेचने भी पड़ जाए। फिर चौथा पढ़ा था सहकारी समिति और पांचवा पढ़ा था कंपनी। तो सहकारी समिति में भी दायित्व कैसा रहता है, सीमित रहता है, और कंपनी के अंदर भी दायित्व कैसा रहता है, सीमित। जहां तक तुमने जहां पैसा लगाया वहां तक ही उनके सदस्यों का क्या रहेगा, दायित्व रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लग रहा है कि कंपनी का जो और जो सहकारी समिति है वो खोलने का मैं डिसाइड कर सकता हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है जितना मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां तक मेरी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये भी आपके दिमाग में पॉइंट आएगा कि मैं ये खोल रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए, जितना मैं पैसा इन्वेस्ट करूं। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए फिर आप ध्यान से चूज करोगे कौन सा, कि मुझे कौन सा शुरू करना है। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट है निरंतरता वाला। निरंतरता वाला पॉइंट भी आपके उस विशेषता के अंदर आया होगा। एकल स्वामित्व की बात करूं धीमे धीमे, एकल स्वामित्व में क्या होता है, एक ही वो मालिक होता है। यदि वो मालिक चल बसे, दिवालिया हो जाए, जेल हो जाए, पागल हो जाए तो बिजनेस वहीं बंद, तो वो निरंतर नहीं चल पा रहा। दूसरा अपन ने पढ़ा संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार, उसमें दद्दाजी जो होते कर्ता, यदि वो चल बसे तो आगे वो ट्रांसफर हो रहा है ना बिजनेस, उसके आगे वाली पीढ़ी को वो ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरे की बात करूं, तीसरा अपन ने पढ़ा कौन सा, साझेदारी। साझेदारी में भी निरंतरता का अभाव पाया जाता है। क्यों, यदि एक साझेदार लुढ़क गया, पागल हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, कुछ भी हो गया तो साझेदारी दी एंड हो जाएगी। चौथा मैंने पढ़ा कौन सा, सहकारी समिति वाला। इसमें निरंतरता चलती रहती है, कितने ही मेंबर आए जाए कोई लेना देना नहीं, ये तो चलती रहेगी। फिर अपन ने पढ़ा कंपनी वाला, कंपनी में भी वही सिस्टम है, कितनी ही मेंबर आए जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंटिन्यू चलती जाएगी। यदि कंपनी को बंद करना है तो वो कानून बना है, उस तहत उस कानून के अंतर्गत आप कंपनी को बंद करा सकते हो, क्योंकि कंपनी का जन्म भी कानून के द्वारा होता है और अंत भी कानून के द्वारा होता है। तो इसमें सदस्य का कोई लेना देना नहीं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि किस में निरंतरता का अभाव पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है, मतलब पाया जाता है, तो उसके बेस पे भी आप क्या करोगे, इन 5 स्वरूप में से क्या करोगे, किसी को चुनने का डिसाइड करोगे कि मुझे ये रहेगा। उसके बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि मुझे कौन सा चूज करना है। फिर आता है प्रबंधन की योग्यता। प्रबंधक की योग्यता नहीं सेवाएं, ये किस पे डिसाइड करोगे, व्यवसाय की प्रकृति
पर निर्भर होगा। ये क्या कह रहा है? प्रबंधक की सेवाएं। प्रबंधक की सेवाओं में आपने पढ़ा था, जो मैं पहला जो पढ़ा था आपने एकल स्वामित्व, उसमें एकला बंदा मालिक होता है तो वह सब चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, उसमें प्रबंधक योग्यता का अभाव था। दूसरा, जॉइंट हिंदू फैमिली में जो दद्दाजी था वो भी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता है, क्योंकि वो अपने एरिया के अंतर्गत वो एक्सपर्ट था। बाकी आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बेस पे भी वो नहीं कर सकता। बाकी आपने पॉइंट पढ़ा था कौन सा कंपनी के अंदर जिसमें प्रबंधन क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। तो ये डिसाइड करेगा आपके व्यवसाय की प्रकृति पे कि आपका किस तरह का बिजनेस है। जहां पर वो जरूरी है तो आप मैनेजर सेवाएं ले सकते हो, जहां जरूरी नहीं है तो आप मैनेजर सेवाएं लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा क्या है, व्यवसाय की प्रकृति पर आपका निर्भर करेगा कि ये क्या होगा कि व्यवसाय का संगठन मुझे स्वरूप चुनना है तो प्रबंधन की सेवाएं कौन सी है, उसके बेस में मैं क्या करूंगा, अपना जो बिजनेस है उसके बेस में मैं डिसाइड करूंगा मुझे कौन सा बिजनेस करना है। फिर उसके बाद में आता है पांचवा, पूंजी की उपलब्धता या आवश्यकता। पूंजी की उपलब्धता एवं आवश्यकता क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं। पहला आपने पढ़ा एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व में कम खर्चे पे, कम पैसों में, कम पूंजी के माध्यम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। दूसरा आपने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, इसमें भी पूंजी क्या रहती है, सीमित मात्रा में रहती है। जो दद्दाजी के पूर्वज की जो संपत्ति होती है वहां तक उसके वो पूंजी की उपलब्धता रहती है। तीसरा अपन ने पढ़ा साझेदारी, दोनों बंदे मिल करके क्या लेकर आते हैं, पूंजी लेकर आते हैं, ठीक है। चौथा, सहकारी समिति में भी वो अपनी पूंजी लेकर आते हैं जितना उनको सूट करता है। कंपनी क्या होती है, बड़े लेवल पर पूंजी ला सकती है। यदि आपको छोटे लेवल पे बिजनेस शुरू करना है, छोटे पैमाने पे बिजनेस शुरू करना है, छोटे पैमाने पर व्यवसाय प्रारंभ करना है तो आप एकल स्वामित्व व साझेदारी को चूज करोगे। और बड़े लेवल पे शुरू कर रहे हो, बड़े पैमाने पर, तो पूंजी कंपनी को चूज करोगे, क्योंकि कंपनी पूंजी की उपलब्धता आसानी से करवाती है। क्योंकि कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू करेंगे कोई खरीदेगा तो उससे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। छोटे लेवल पे आप शुरू करने की सोच रहे हो, पूंजी की उपलब्धता मतलब पूंजी कम जरूरत पड़े तो आप एकल स्वामित्व या साझेदारी चूज कर सकते हो। या बड़े पैमाने पर यदि आपको चूज करना है तो कंपनी को आप चूज करोगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर आपको पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। और कंपनी क्या करती है, अपनी शेयर इशू करके क्या करती है, फंड इकट्ठा करती है। फिर उसके बाद में आपका छठा पॉइंट है नियंत्रण। नियंत्रण में क्या कह रहा है, आपने ये पॉइंट भी पढ़ा होगा कि यदि आपको एकल स्वामित्व आपने पढ़ा था जिसमें एक एकल स्वामित्व में सभी निर्णय जो है कौन लेता है, वह कंट्रोल, नियंत्रण एकला व्यक्ति लेता है, अकेला व्यक्ति लेता है। और साझेदारी में भागीदारी चाहिए आपको निर्णय लेने में, साझेदारी में दोनों मिलकर के नियंत्रण करता है। नियंत्रण मतलब ये भी पॉइंट आया हुआ है, ध्यान से देखें तो आपने एकल स्वामित्व पढ़ा था, उसमें नियंत्रण क्योंकि आपका यदि है कि नहीं मैं बिजनेस का एकला मालिक रहना चाहता हूं, जितने भी डिसीजन होंगे, जितना भी कंट्रोल करना है मैं एकला करूंगा, तो आप चुनाव किसका करोगे, एकल स्वामित्व का। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं डिसीजन लेते समय मुझे किसी का सहयोग चाहिए, भागीदारी चाहिए और मेरे काम को हेल्प मिल जाए, तो आप साझेदारी के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो।
क्योंकि इसमें यही चीजें दे रहा है कि आप कौन सा प्रीफर चाह रहे हो। आप अपनी कंट्रोलिंग में किसी को इंटरफेयर करना नहीं चाहते हो डिसीजन लेते समय, और कोई बंदा इंटरेक्ट ना करे, इसके अंदर कम्युनिकेशन ना करे, तो आप क्या करोगे, एकल स्वामित्व रखोगे। नहीं भाई, मैं तो मेरा खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, मैं ही डिसीजन लूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। तो मेरा दिमाग में ये आएगा कि नियंत्रण के समय मुझे मेरा एकले का रहना चाहिए। दूसरा इसमें साझेदारी, यदि आपको लगता है कि नहीं मेरा डिसीजन लेते समय मुझे किसी का सहयोग चाहिए, तो आप साझेदारी के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके दिमाग में ये भी पॉइंट आएगा कि मुझे क्या करना है। फिर लास्ट पॉइंट आपका आता है व्यवसाय की प्रकृति। यदि आपको क्या करना है, आपका बिजनेस, यदि आप चाहते हो ग्राहक से सीधा संपर्क, तो एकल स्वामित्व का चुनाव करोगे। यदि आप ग्राहकों से सीधा संपर्क नहीं चाहते हो, नहीं चाहते, तो कंपनी क्या कह रहा है, यदि आपके बिजनेस की प्रकृति आप सोच रहे हो कि मेरा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करूं, तो आप कोई भी छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कौन सा, एकल स्वामित्व। किराने की दुकान खोल लो, किराने की दुकान पर कस्टमर रेगुलर आएंगे, आपके सामने ही रहेंगे, तो आमने सामने आपका कम्युनिकेशन होगा, तो इंटरेक्ट, सीधा संपर्क हो रहा है किसमें, एकल स्वामित्व, मतलब किराने की जो दुकान होगी। दूसरा इसके अंदर कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि आपको सीधा संपर्क नहीं करना है तो आप क्या चूज करोगे, कंपनी। क्योंकि कंपनी के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो सीधा संपर्क क्या है, चाहती नहीं है, मतलब सीधा इंटरेक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि कंपनी में बहुत सारा वर्कलोड होता है, सब मैनेजर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो कस्टमर, आपने वो लाइन भी पढ़ी होगी, उसमें अव्यक्तिगत वातावरण होता है, ग्राहक कस्टमर लेनदार के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क होता ही नहीं है। तो इस कारण आप कौन सा चूज करोगे, आपको लगता है कि नहीं मैं कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कंपनी खोलने के लिए प्रेफर करूंगा। और यदि मुझे लगता है नहीं मुझे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो मैं अपना एकल स्वामित्व चूज करूंगा। कुल मिला के ये कुछ 7 पॉइंट दे रखे हैं, वही आपका एक अंतर का एक चार्ट दे रखा होगा, उसमें वो ऐसे पॉइंट के रूप में आपको बता दिए गए। एग्जाम में सवाल बनेगा कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चुनाव करते समय कौन कौन से फैक्टर, मतलब कारक को ध्यान में रखना होता है। कारक, तो कुल 7 कारक दे रखे हैं, वो आप दिमाग में रखोगे, फिर जाके आप डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सा चुनाव करना है, कौन से टाइप का मुझे बिजनेस करना है। जिसमें पहला आप देखोगे कि खर्चा, मेरे बिजनेस शुरू करने में सबसे पहले मेरा खर्चा कितना लगेगा, किस में ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी है, किस में ज़्यादा नहीं है। जिसमें ज़्यादा नहीं लगती है आप वो वाला दिमाग में रखोगे कि चलो ये वाले में कम फॉर्मेलिटी है, लीगल फॉर्मेलिटी है ना के बराबर है, खर्चा भी कम है, उसके बेस पे सोचोगे। दूसरा आपकी जिम्मेदारी दायित्व है, आप ये भी सोचोगे कि यदि मैं ये वाला बिजनेस करूँ तो मुझे घर की अपनी निजी संपत्तियां भी बेचनी पड़ जाएगी, या ये वाला बिजनेस करूँगा तो दोनों मिल बांट के अपन कुछ कर सकते हैं। यदि ये वाला करूँ तो जहाँ तक मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है वहाँ तक ही मेरी जिम्मेदारी रहेगी, ये भी आपके दिमाग में पॉइंट आएगा। फिर तीसरा पॉइंट है निरंतरता वाला। निरंतरता वाला पॉइंट में क्या कह रहा है कि आपका जो भी आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो वो बिजनेस कंटिन्यू रहे, किसी तरह का उसमें इफेक्ट ना आए। तो एकल स्वामित्व में कोई मर जाता है, कुछ भी हो जाता है तो बिजनेस वहीं ठप हो जाता है। जॉइंट इंटू फैमिली में चलता रहता है। उसके बाद में और कौन सा बिजनेस, साझेदारी में यदि एक साझेदार मर जाता है तो बिजनेस क्या हो जाता है, वहीं बंद हो जाता है। लेकिन कंपनी और सहकारी समिति के अंदर क्या होता है, निरंतरता पाई जाती है, मतलब वो चलता रहता है। कोई भी साझेदार आए या कोई भी जाए सदस्य, वो समाप्त नहीं होता है, उसके बेस पे भी आप सोचोगे। फिर है प्रबंधक की सेवाएं। ये प्रबंधक की सेवाएं किस पे निर्भर करेगी, आपको मैनेजर हायर करना है या नहीं करना है, वो व्यवसाय की प्रकृति पे, आपका किस तरह का बिजनेस का है, उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि मुझे प्रबंधक सेवाएं चाहिए या नहीं चाहिए, वो ध्यान में रखोगे। फिर पूंजी की उपलब्धता, पूंजी की रिक्वायरमेंट तो होगी कि किससे ज़्यादा मुझे पूंजी
मिल सकती है। कंपनी शुरू करूँ तो कंपनी में शेयर इशू करके मैं अपने लार्ज स्केल पे क्या कर सकता हूँ, पूंजी मुझे उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन छोटे लेवल पे मुझे बिजनेस करना है तो छोटे लेवल पे बिजनेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, एकल स्वामित्व या साझेदारी का चुनाव करूँगा कि इसमें पूंजी की उपलब्धता दोनों बराबर लेकर आएंगे, चल जाएगा। फिर लास्ट में पॉइंट दे रखा है नियंत्रण वाला, छठा पॉइंट। अब आप सोचते हो दिमाग में कि नहीं मुझे ही राजा बनना है, मैं ही डिसीजन लूंगा, सब चीज़ों का है, आपके दिमाग में थिंकिंग रहेगी तो आप एकल स्वामित्व के बारे में सोचोगे कि नहीं मैं ये करूंगा, मुझे बीच में इंटरफेयर नहीं चाहिए डिसीजन लेते समय। यदि आपको लगता है कि मुझे सहयोग चाहिए किसी से डिसीजन लेते समय तो आप साझेदारी को यूज में लोगे। फिर व्यवसाय की प्रकृति के बारे में बोला है कि यदि डायरेक्ट आप क्या कर कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो तो एकल स्वामित्व मतलब किराने की दुकान खोल देना, और यदि आप डायरेक्ट सीधा संपर्क नहीं चाहते तो आप क्या करना, कंपनी शुरू कर देना। पर कंपनी खोलते समय आपको पता है ना उसमें लीगल फॉर्मेलिटियाँ बहुत होती है, खर्चा भी लगता है। कुल मिला के कंपनी के अपन ने दो प्रकार पढ़ लिए, प्राइवेट कंपनी और कौन सी, गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी, उसके बारे में चर्चा की थी उसके डिटेल में। और एक पढ़ा था ये कारक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछते भी है कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन करते समय किन किन बातों का, किन किन कारकों को ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपको लिखना है। फिर एक किताब में डायग्राम भी बना हुआ है पूरे अंतर का, कभी कभी अंतर भी पूछ लेते हैं। आपने ये 5 पॉइंट पढ़े थे ना, संयुक्त हिंदू परिवार, एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी और सहकारी समिति, उनका एक चार्ट दे रखा है किताब के अंदर। वो 7 पॉइंट जो है निर्माण, नियंत्रण, प्रारंभ, गठन, ये सब 7 पॉइंट है, उसको डायग्राम के थ्रू वो पॉइंट के रूप में आपको पूछ लेगा, वो भी सवाल इंपॉर्टेंट लगता है। तो कुल मिला के ये 2 सवाल है जिसमें कारक और ये इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा मायने रखता है, इसको अच्छी तरह से क्लियर करना। अगली जब क्लास होगी नए चैप्टर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।